नमस्कार विशाल जी। नमस्ते। सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आपका धन्यवाद कि आपने हमें टाइम दिया इस पॉडकास्ट के लिए। विशाल जी, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपके एक बेसिक इंट्रोडक्शन से आप बताइए कि कैसे आप आज स्कूल, बिजनेस और जो भी आप चला रहे हैं, तो थोड़ा सा आपके बारे में हिस्ट्री आप बताइए। देखिए, हम लोग जो है इंदौर आए थे 95 में। और हम लोग जिसे बोलते हैं गर्व से हम बोल सकते हैं कि हम लोग फर्स्ट जनरेशन ऑफ बिजनेस है। मेरे फादर जो थे वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे जी। और रायपुर से रिटायर्ड हुए। हम लोग जी। बेसिकली उनका ट्रांसफ़र होता था तो हम लोग कभी एक शहर में रहे भी नहीं। हम्म। कभी इंदौर में पढ़े, कभी उज्जैन पढ़े, कभी जबलपुर पढ़े, कभी रायपुर पढ़े। हम्म। तो फाइनली जब हम लोग का यहाँ पे घर था साकेत में, हमारा जो अभी जहाँ हम रह रहे हैं पुश्तैनी घर हमारा यहाँ पे था। तो फाइनली हमने ये डिसाइड किया, मेरे जो ब्रदर थे और मेरा उस टाइम 12th पास हुआ था, कि यार कहीं तो जाना पड़ेगा। हम लोग का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था नहीं गवर्नमेंट जॉब में या कहीं भी हम प्राइवेट जॉब करें। तो कुछ करने के हिसाब से हम लोग बिजनेस के लिए हम लोग इंदौर आए थे। तो हम आज भी ये बोलते हैं कि जब हम इंदौर आए थे तब हमारे पास सिर्फ एक कानिटी और एक सुजुकी हुआ करती थी। वो लेके हम लोग इंदौर आए थे, अपने ड्रीम्स लेके कि हाँ हमको बिजनेस करना है। आए तो हम लोग वैसे थे कि भाई हमारे पास एक प्रॉपर्टी, तो चलो उसमें बिल्डिंग बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन में घुसेंगे। बट एनी हाउ हमको एक लॉजिस्टिक का कहीं से टच हुआ तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली कि चलो कुछ तो काम होना चाहिए। बहुत टाइम से हम ढूंढ रहे हैं कुछ नया करने का। तो वैसे हमारा लॉजिस्टिक का बिजनेस चालू हुआ। मैंने यहाँ से प्रेस्टीज से BBA किया हुआ, ग्रेजुएशन मेरा प्रेस्टीज से किया हुआ है मैंने। इसके अलावा जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद, क्योंकि मैं और भैया दोनों ही रहते थे और उनकी भाभी और मेरी वाइफ अकेली रहते थे, तो हमने उनके लिए कि यार तुम लोग घर में बैठे हो, उससे अच्छा कुछ स्टार्ट करो खुद का। वहाँ से फिर एडवांस एकेडमी का बॉर्न आप बोल सकते हो हुआ कि उनको हमने कि एक होता है ना कि हाउस वाइफ क्या कर सकती है, तो ऑफिस में बिठाने से अच्छा है कि आप स्कूल खोलो, बच्चे संभालो, ये करो। तो वहाँ से हमने अपना एडवांस एकेडमी स्टार्ट किया था 2000, मेरे ख्याल से ये बात हो गई होगी एक की 2001 में हमने स्टार्ट किया था। तो जैसे बेसिकली आपने बताया कि फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, तो एक पिता की इच्छा होगी कि भाई शायद कि वो मैं गवर्नमेंट जॉब में तो यार रिस्क मत लो, बिजनेस करना कहीं ना कहीं रिस्की होता है। तो आपके फादर ने आपको टोका कि यार बिजनेस मत करो, तुम गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करो। हाँ बोल सकते हैं आप, क्योंकि हम लोग के मतलब पूर्वज में भी कोई ऐसा था नहीं कि जिसने बिजनेस किया हो। जी। तो मेरे जितने भी नाना साइड थे या दादा साइड थे, वो बेसिकली मेरे जो दादा बोल सकते हैं, वो जो हमको जीन्स आए वो बेसिकली हमारे जो गांव है वहाँ के, वो जो वहाँ के वो पूरे से वो होते हैं लैंड के ऑनर होते हैं, वो थे। तो वो बिजनेस ही करते थे कि अनाज आ रहा है उनको पैसे दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो वो लेकिन उसके बाद से कोई और ने किया नहीं। तो हम लोग को भी कहीं ना कहीं एक वो था कि यार नौकरी तो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप जैसे आपने बताया कि लॉजिस्टिक में आप घुसे, तो थोड़ा बता सकते हो लॉजिस्टिक में कैसे आए, किस कंपनी के साथ, कहाँ से स्टार्ट करा? हमारा जो लॉजिस्टिक का जैसे नाम आप देखोगे तो लाइफ केयर। जी। तो जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के काम आए थे, सब फार्मा के थे। तो उसी को देखते हुए हमने अपने कंपनी का एक्चुअली में नाम भी लाइफ केयर रख दिया, क्योंकि मेडिसिन में हम यू डील करते हैं। बट ऑन द लॉन्ग साइड फिर हम लोग ये हुआ कि धीरे धीरे हमारे पास FMCG कंपनीज भी आने लग गई। फिर हम लोग वेयर हाउसिंग में भी आ गए। इसकी शुरुआत इंदौर से ही करी आपने? हाँ, इंदौर से स्टार्ट। विशाल जी, पहला वेयर हाउस आपने कहाँ पर डाला और आज आप कहाँ कहाँ कौन कौन से शहरों में काम करें? हम लोग ने देवास नाके पे फिर जब नो एंट्री स्टार्ट हुई, पहले नो एंट्री नहीं हुआ करती थी इंदौर में, तब तक तो हमने खजाना कैंपस में काम किया। जी। फिर देवास नाके पे हमने पहला वेयर हाउस रेंट पे लिया। जी। बड़ा वेयर हाउस लिया फिर वो हम लोग ने। तो और फिर देवास नाका में हमने ऑपरेशन चालू किया। फिर 2004-2005 में हमने सेकंड वेयर हाउस अपना रायपुर खोला था। अच्छा। तो मतलब सेकंड सिटी हमारी रायपुर थी। तो रायपुर के बाद फिर हम लोग अभी आज की तारीख में हम पूना में भी हैं, हम शोलापुर में काम कर रहे हैं, हम लखनऊ में काम कर रहे हैं, हम लोग अहमदाबाद में काम कर रहे हैं, कलकत्ता भी हमने स्टार्ट किया, नागपुर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे अभी इतनी लोकेशन, मतलब 8 से 9 लोकेशन में भी हम लोग ऑपरेटिव हैं एज अ वेयर हाउसिंग। तो स्कूल बिजनेस में जैसा कि आपने बताया कि वाइफ जो भी आप घर में दोनों, जो वाइफ आप बड़े ब्रदर आपकी थी, उनका इन्वॉल्वमेंट करने के लिए आप लोगों ने स्कूल ओपन करा। तो कितने बच्चों के साथ पहला जब था भाई, कितने बच्चों का स्कूल था और आज कहाँ तक उसकी हमने जब स्टार्ट किया था तो हम लोग के पास पहले सिर्फ 70 या 80 बच्चे हुए। जी। क्योंकि वो लोकेशन अच्छी थी तो आसपास की, क्योंकि नॉर्मली बच्चे छोटे बच्चों को लोग दूर नहीं भेजना चाहते थे और उस टाइम स्कूल थे भी नहीं। जो बड़े स्कूल थे वो सब बहुत दूर दूर हुआ करते थे। तो छोटे बच्चों के लिए उन्होंने वहीं स्टार्ट किया कि घर के पास है।
फिर हमारा सेकंड या थर्ड ईयर में मुझे अच्छे से याद है जब हमारे 250 बच्चे हो गए जी। और हमको ऐसा लगा कि अब हमको एक्चुअली जिस हिसाब से हमारा ग्रोथ आ रहा है तो हमको अब बड़े कैंपस की जरूरत जी। है। तब फिर हम लोगों ने ये नेपानिया कैंपस हम उस लोगों ने, समय वो एमपी बोर्ड और वैसा एमपी बोर्ड हाँ हुआ उस करता टाइम था। तो एमपी बोर्ड हो सीबीएसई हो, ऐसा उस टाइम पे ऐसा कोई सर्टिफिकेशन ठीक का है। वो रिक्वायरमेंट नहीं होता था। तो वो एक जनरल प्ले स्कूल टाइप ही हमने बनाया था। सबसे बड़ा स्कूल मैनेज करने में सबसे बड़ा टास्क आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, स्कूल चलाना हर किसी को किसी का भी बिजनेस आसान लगता है। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्या लगती है? बच्चों को मैनेज करना कितना मुश्किल है? स्कूल चलाने में सबसे बड़ा आपको टास्क लगता क्या है? देखिए सबसे बड़ा टास्क तो ये है कि बच्चों की सिक्योरिटी, जी। क्योंकि बच्चा आपके यहाँ आ रहा है, उसको अगर गलती से कोई चोट लग गई या कुछ हो गया तो वो हमारी जवाबदारी है कि ये होना नहीं चाहिए, या सिक्योरिटी रीजन से है कि कोई भी अंदर नहीं आ सके। बच्चों का जैसे चलता है कि भैया कोई ने किडनैप कर लिया, कहीं कुछ हो गया, ये सब सबसे बड़ा जो है स्कूल में सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे की सिक्योरिटी। उनकी हर चीज़ पे हमको देना, क्योंकि हमारा स्विमिंग पूल भी है, हमारा डाइनिंग भी है, हमारा लॉजिस्टिक भी है, बसों का ट्रांसपोर्टेशन है। तो कहीं भी किसी भी एंड पे बच्चे के साथ हेल्थ वाइज या फिजिकल वाइज कहीं भी कुछ भी उनके साथ कोई घटना नहीं होना चाहिए। तो आप स्कूल बिजनेस में हैं, आप लॉजिस्टिक बिजनेस में हैं। इतना अच्छा होने के बाद भगवान ने इतना दिया, उसके बाद फिर रियल एस्टेट में भी आप आ गए। तो क्या विज़न के साथ आया और क्या ज़रूरत पड़ी, क्या एक और अब रियल एस्टेट भी करना है? रियल इस्टेट मैंने जैसे अपनी बात हुई थी, मतलब हम इंदौर जब आए थे तब हमने ये जी। सपना लेके आए थे कि हमको कंस्ट्रक्शन करना है, घर बनाने हैं, बिल्डिंगें बनानी है। जी। बट एनी हाउ हम लोग को एक नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली, तो हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। जी। बट वो आज भी कहीं ना कहीं वो हमारे मन में था कि यार कुछ तो करना है कंस्ट्रक्शन में, कॉलोनाइजिंग में, और हर चीज़ हमको डिफरेंट एक जिस बोलते हैं पैशन है कि यार कुछ तो नया करें। तो उसको हम लोग का जो बोल सकते हैं कि अब हम जब वेल सेटल्ड हो गए, हमारी सेकंड जनरेशन रेडी हो गई है अब हमारे को टेक ओवर करने के लिए, तब हम अपना थर्ड बिजनेस की तरफ हम लोगों ने इसलिए मूव किया कि अब हमारे पीछे है संभालने वाले। जी। मेरे जैसे भैया का बेटे हो गया, मेरे बेटे हो गए, तब सब बड़े हो गए, अब सब बिजनेस में आ चुके हैं। जी। तो कहीं ना कहीं सब लोग कुछ ना कुछ संभालना स्टार्ट हो गया। तब हमारे पास फिर हम बोलेंगे वही कि टाइम अब हमको मिला कि अब हम अपना पैशन को फॉलो कर सकें। आप आज आपको भगवान ने सब दिया, अच्छा स्कूल, लॉजिस्टिक, अब आप रियल एस्टेट में माइक्रो मिट्टी के नाम से आ चुके हैं। इस जो पूरी आपकी जर्नी रही बिजनेस की, आपने फर्स्ट जनरेशन है, फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, आपने इसके बताया, तो सबसे बड़ा स्ट्रगल कोई ऐसा पीरियड आया था कि, क्योंकि काफ़ी रिस्की होता है बिजनेस करना और डिफिकल्ट इतना बड़ा बिजनेस बनाना, ऐसा कोई पीरियड आपको आज भी याद है कि यार वो टाइम सबसे डिफिकल्ट था, वो निकल गया था तो लगा था कि ये निकल गया तो लाइफ में अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, ऐसे कई बार आते हैं। जैसे स्कूल में भी आता है, क्योंकि स्कूल में भी आपको कंस्ट्रक्शन करना है, फंड की शॉर्टेज तो रहती थी अपने पास। ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस बैकग्राउंड से है, तो कई बार उस टाइम पे तो स्कूल को लोन भी नहीं मिलता था। तो हम लोग अपने बिजनेस से फंड निकाल के लगा रहे हैं जैसे तैसे। हम लोग ने बोल सकते हो आपने, हमको इसको पूरा इस्टेब्लिश करने में 7 साल लगे, बट वो 7 साल हमारा स्ट्रगल था स्कूल को सेटअप करने के लिए। वैसे ही हमारा जब हमने वेयर हाउस बनाना चालू किए तो वो हमारे लिए एक स्ट्रगलिंग है कि फंड तो एक लिमिटेड ही मिलेगा, उसी में आपको धीरे 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 ग्रो करना है। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी जो आपको कंटिन्यूसली ट्रैवल करना है और एक ही पेज से करना है, क्योंकि आप कहीं भी क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ किया तो आपका बिजनेस डाउनफॉल की तरफ जाने लगेगा। तो ये है, मतलब ऐसा लगता है लोगों को यार अपन रातों रात बन गया, ऐसा नहीं है। 20 साल 25 साल 30 साल लगे हमको यहाँ तक लाने में, और अभी भी हम स्ट्रगल बोलेंगे, स्ट्रगल ही कर रहे हैं, क्योंकि हमको टाइम के साथ चलना है, चेंजेस को अडॉप्ट करना है। जो नया हो रहा है, चाहे वो लॉजिस्टिक हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, जो लेटेस्ट आ रहा है आपको अडॉप्ट करना है। मैं पुराने ढर्रे में लॉजिस्टिक अब नहीं कर सकता, नए सॉफ्टवेयर्स आ गए, उसको अपडेट करना है, कंपनियों की डिमांड है, क्योंकि हम जितनी कंपनी सब मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। वैसे स्कूल है, एजुकेशन एक पुराने ज़माने का टाइम अलग था, नए नए चैलेंजेस है, उनको आपको अडेप्ट करना है। थोड़ा सा आपको हाइब्रिड बनना है, टेक्नोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस करना है। विशाल जी, एक आम जो दुकानदार होता है, फॉर एग्जांपल कोई ट्रेडिशनल दुकानदार है, आज आपने 3 सेक्टर में बिजनेस कर लिए, बोलना आप अगर बताएंगे तो लोग जज नहीं कर सकते, आप ही जानते होंगे कि आपने उसे कैसे फेस करा हो। सेकंड, आप 3 बिजनेस के बाद एक ही जगह नहीं, आप काफ़ी सारे शहरों में, तो एक आम ट्रेडिशनल व्यापारी को ये डर लगता है कि यार मेरी, तो वो एक ही धंधे में डरता है कि यहाँ मेरे यहाँ चोरी नहीं हो जाए, कि यार भाई कोई स्टाफ ने कोई चोरी नहीं कर लिया, तो वो उसको अपने बिजनेस को एक्सपांड नहीं कर पाता। तो आपने कैसे एक्सपांड करा और इन चीज़ों का कैसे ध्यान रखा कि यार कहीं चोरी ना हो? बेसिकली आदमी बिजनेस तो एक्सपांड कर लेता है, सबसे बड़ा उसको डर लगता है कि धंधा बना तो भी ठीक है, बट यार सबसे पहली बात कोई
चोरी नहीं हो कहीं कई लूप होल्स नहीं, तो उसको किस तरह से एक्सपांड करा? देखिए, एक तो सबसे पहली बात कि अगर आपका एम क्या है, आपका विजन क्या है। आज जैसे हम बोलेंगे कि फॉर एग्जांपल कोलगेट है या प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, तो वो तो वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं ना। तो ऑनर तो बैठ के काम नहीं कर रहा है, उनकी टीम काम कर रही है। तो अगर आपका वो विजन है और आपको वो टीम बनानी पड़ेगी। आज मैं बोलूँगा कि मैंने किया, तो मैं वो वहाँ बोलूँगा कि गलत है। मेरे नीचे मेरे जो जीएम है, मेरे नीचे जो ब्रांच मैनेजर है, ब्रांच अकाउंटेंट्स हैं, वो लोग हैं जो उस बिज़नेस को संभालते हैं। हमारा सिर्फ सुपरविज़न है। एक बार आपने पॉलिसीज़ बना दी, एक बार आपने आपका पूरा लेआउट बना दिया, बिज़नेस कैसे होगा, क्या होगा। जैसे हमारे पास करोड़ों के स्टॉक्स रहते हैं कंपनियों के, जिनकी जवाबदारी हमारी। तो हमारी टीम हमने बना रखी है, हमने आउटसोर्स कर रखे हैं कुछ काम। टाइम टू टाइम बाहर की टीमें जाके ऑडिट करती है स्टॉक का। वो तो एक प्रोसेस है, वो आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप वहाँ अटक गए कि अरे यार मैं इस बंदे को इतना पैसा क्यों दूँ, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, तो आप नहीं बढ़ पाओगे। अब जैसे आप खुद भी एजुकेशन इंडस्ट्री में, आप एमबीए करे हुए हैं, आप कॉलेज से आपने पूरा अपना एजुकेशन करा, क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा बिजनेस बनाने के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में जो पढ़ाई आपने की होती है वो काम आती है, वो हेल्प करती है एक्चुअल में? हमारे केस में आप पूछोगे तो ऐसा कुछ नहीं है जी। पढ़ाई लिखाई तो अपनी जगह की एक आपका बेसिकली एक डिग्री है जो आपको लेबल करते हैं कि हाँ आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो। सीखते तो हम धंधा, जो बोलते हैं ना कि धंधा तो सीखते तो गले पे बैठ के सीखता है आदमी, क्योंकि वो और आज की तारीख में बिजनेस दोनों बहुत डिफरेंट है। तो ऐसा मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ वो है कि आप उस टाइप का पढ़ोगे तो ही आप इस टाइप का बिजनेस कर पाओगे। आप आज हज़ारों बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, आप स्कूल में आते हैं, आप भी पेरेंट्स से मिलते होंगे, काफ़ी पेरेंट्स आपसे मिलने आते होंगे। आपको ऐसा लगता है कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है बच्चों पे, रिजल्ट ओरिएंटेड हो रहे हैं? आपको जैसे कि हमने बात करी कि प्रैक्टिकल लाइफ में शायद एजुकेशन काम नहीं है, पर पेरेंट्स, आपको लगता है काफ़ी पेरेंट्स कुछ ज़्यादा प्रेशर डालते रिजल्ट के लिए, वो सही है गलत है? पेरेंट्स का बस चले तो वो अभी से आईआईटी की तैयारी चालू करा दे। सही है। प्रेशर तो है, वो आपको उनको कन्विंस करना पड़ता है, आप उनकी काउंसलिंग करना पड़ता है कि अपन ये सब चीज़ें लेटर स्टेज है अभी। आपका जब से हम बोलते हैं ना होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो अभी बच्चा डेवलप हो रहा है, उसको आप एक्टिविटीज़ के थ्रू आप थोड़ा सा पढ़ाओ, उसके थ्रू ही डेवलप होगा। क्योंकि अगर एक बार आपने बर्डन कर दिया और वो अगर चुप हो गया प्रेशर के कारण, उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो उसके लिए लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है। तो इससे बेटर है कि आप उसको वेल डेवलप करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको स्पोर्ट्स में रखो, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको टाइम दो। हम लोग जो बोलते हैं पेरेंट्स को कि आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करिए, वो उसके डेवलपमेंट और वो बॉन्डिंग जो रहती है ना, वो बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि हम रियल एस्टेट के सेक्टर में बात करें, तो अब माइक्रो मिट्टी आपकी कंपनी का नाम है। अभी माइक्रो मिट्टी बेसिकली देखा जाए तो कंपनी का नाम है, एक नया तरीके का भारत में एक सेबी ने इंट्रोड्यूस करा है, रीट बोल सकते हैं, एसएम रीट बोलते हैं। मुझे कहीं ऐसा लगता है विशाल जी कि इंदौर की जनता भी उसको शायद नहीं समझती है। मुझे ऐसा कहना है कि अगर आज मुझे आपकी कंपनी में 5 लाख रुपए निवेश करना है, जिसमें आप मुझे बोल रहे हैं कि आपकी एक एप्लीकेशन है, उसमें हम आपको शेयर्स देंगे, इस तरह का एक फैक्टर। एक तो पहले आप उसको एक समझाइए कि बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट क्या है, फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट क्या है। आप माइक्रो मिट्टी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप बताइए कि कैसे काम करेगा। देखिए, माइक्रो मिट्टी जो था, जैसे मैं हूँ, एक मेरा फ्रेंड है मनोज धनूती, जिससे आप मिले हुए हो, वो आईटी सेक्टर से है, हम लोग बिजनेस सेक्टर से थे। हम लोग ने मिलके एक कुछ नया कंसेप्ट लाना था हमको। और ये हम जो बोल रहे हैं, हम फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट की कंपनी, हम ये बोल सकते हैं हम 5th कंपनी है। अच्छा। हम तो भी लेट हैं जी। ऑलरेडी 4 कंपनियां मार्केट में काम कर रही हैं, लेकिन उनका फिर हमने पूरा स्टडी किया कि वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं और हमको क्या मॉडल रखना है। तो हमने जो हमारी कंपनी पूरी टोटली बेस्ड बनाई है, वो बनाई है हम लोग ने जो वर्किंग लोग हैं, जिनके पास कैपिटल कम है, उनको जो बेनिफिट मिलना चाहिए। आज मैं तो चलो, आज मेरे पास या आपके पास पैसा है तो आप 2 प्लॉट 3 प्लॉट लॉन्चिंग में खरीद के आप उसको इन्वेस्टमेंट करके आप बैठ जाओगे, जिस दिन 25-30% बढ़ा आप बेच के बाहर हो जाओगे। लेकिन आपको भी पता है कि आज 1 प्लॉट या 2 प्लॉट खरीदना तो क्या वैल्यू है, आज 50 लाख 60 लाख से लेके कहीं भी 1 करोड़ तक की वैल्यू रखता है। बट जिसका 10 लाख 15 लाख 5 लाख है, वो क्या करेगा? वो कभी भी उस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो हमने इसको एक लॉजिकल एक वो किया कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो लोग के कैपिटल कम है तो उनको हम डे 1 पे हम ही डेवलप करें और हम ही उनको एक ऑफर दें कि भैया आप डे 1 पे हमसे जुड़िए, डे 1 के रेट पे जुड़िए। फॉर एग्जांपल सपोज हमने कोई चीज़ 100 रुपये में लॉन्च की, तो वो आज उसके
पार्टिसिपेट करके 100 रुपये के आप हकदार बन गए। अब जिस दिन ये 100 का 200 होगा उस दिन हम उनका एग्जिट भी कराएंगे जी। तो जो जिसको बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटी उनको आज तक कभी मिली नहीं, वो अपॉर्चुनिटी हमने उनको दिया है। हाँ, पर विशाल जी मेरा ये सवाल है कि बेसिकली आज शेयर मार्केट में बात करें तो हर्षद मेहता की मूवी इसका उसकी वेब सीरीज़ आती है, लोग उसको देखते हैं। लोग बेसिकली, मेरा कोई फ्रेंड है उसने बोला है मैंने टाटा मोटर लिया था, XYZ या कोई भी शेयर लिया था, मैंने इतने में लिया, 100 में लिया, 200 में बेचा फॉर एग्जांपल। तो एक ट्रस्ट गेन होता है कि हाँ चलो इसने कमाया, भाई हमने इस सीरीज़ देख लिया, हम यंग है, हमको ओवरनाइट सक्सेस पाना है, तो हमने पैसा निवेश कर लिया। मेरा वही कहना है कि लोगों की आदत कैसे डलेगी। आज इंदौर की जनता की अगर आदत हम बाने तो उसने 10 लाख रुपए भी दिए तो उसको तो तार फेंसिंग करी हुई ज़मीन चाहिए कि ये मेरी ज़मीन है और तार फेंसिंग कर दो, मेरा बोर्ड गाड़ दो। तो बेसिकली उस ट्रेंड को आप कैसे बदलोगे, उसमें कितना वो आपको टास्क लगता है? आप देख रहे हो कि जैसे हमारे मार्केटिंग वीडियोस चल रहे हैं जी, तो अभी ये टाइम है हमको लिटरेट करने का जी। अभी हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं जी, प्रोसेस शिफ्ट हो रही है। मैंने जैसा बोला ना कि आज हम कोई भी बिजनेस में रहते हैं तो हमको नई चीज़ों को अडॉप्ट करना है। तो ये प्रोसेस तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, हम कोई नए तो है नहीं कि हमने पहली बार स्टार्ट की। तो उस प्रोसेस को और रिफाइंड वे में आप कैसे ला रहे हो वो वाली बात है। तो अभी आपको लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। शायद अभी हमारे एफर्ट बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे डाउन द लाइन, साल 2 साल 3 साल में, तो यही फैशन होगा। तो उस टाइम पे, क्योंकि जिस लेवल पे भी प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ रहे हैं, और आपको भी पता है कि मिडिल क्लास को तो छोड़ो आप, मैं तो बोलता हूँ कि जो कैपेसिटी है अब प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करने की अच्छों की भी नहीं रही। तो आज अगर आप कोई बड़ी डील देखोगे तो वो भी 3-3 4-4 ग्रुप मिलके ज़मीनें एक्वायर कर रहे हैं, क्योंकि अब एक के कैपेसिटी से भी वो चीज़ें बाहर हो चुकी हैं। तो अब आज जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा, अभी जैसे अपना एक MP में अभी चेंज हो रहा है कि भैया 50 एकड़ के नीचे कॉलोनी नहीं आएगी, या आएगी तो उनके अलग रूल है, 50 एकड़ के रूल अलग है। तो आज 50 एकड़ लैंड यहाँ पे खरीदना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत इन्वेस्टमेंट लग रहा है। तो रूल चेंज हो रहे हैं, सब चेंज हो रहे हैं। तो आज तक वो जो थे फ्रिक्शनल इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, जिनका कम बजट है, वो तो तब भी बाहर थे। अब तो वो उनके हाथ से जा चुकी है चीज़, अब तो वो कभी पकड़ भी नहीं पाएंगे। तो उस गैप को फिल करने के लिए ये एक हमने नया कंसेप्ट लेके आया कि उस गैप को कैसे फिल करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता को ये प्रॉफिट मिले। वो जिसको बोलते हैं वेल्थ बिल्डिंग कैसे करें, तो वेल्थ बिल्डिंग हम करा सकते हैं उनको। विशाल जी, सरल भाषा में आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, लोगों तक भी ये मैसेज पहुँचेगा कि भाई इन शॉर्ट 10 लाख रुपए मेरे पास है, मेरी सेविंग से मैंने माइक्रो मिट्टी को दी, मुझे पास फिजिकल ज़मीन, मैं नहीं वहाँ पे तार फेंसिंग नहीं कर सकता, मैं कब्जा नहीं ले सकता, बट बेसिकली वो 10 लाख की क्या सिक्योरिटी मेरे पास है? देखिए, अभी हम लोग ने जो है 2-3 तरीके से अभी हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। एक होता है बॉन्ड हम इशू कर सकते हैं, दूसरा एक हो सकता है कि अभी फ़िलहाल जब तक रेट और इसके चीज़ें और क्लैरिफाई नहीं हो जाए और इजी नहीं हो जाए, क्योंकि अभी इनके रूल्स रेगुलेशन सेबी के बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और वो रूल रेगुलेशन के हिसाब से तो ऑलरेडी जब आपका प्रोजेक्ट 70% क्रॉस होता है तभी आप ला सकते हो या आप कर सकते हो। तो मतलब 70% प्रोजेक्ट होने के बाद हम किसी कस्टमर का निवेश करवा सकते हैं, निवेश करा सकते हैं। तो जब तक तो वो गाड़ी जा चुकी है प्लेटफॉर्म से। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। तो अभी हम जो कर रहे हैं, हम PE फंडिंग के थ्रू हम लोग लोगों को कंपनी बना के उसमें इन्वेस्ट करा रहे हैं, जिससे कि उनको वो शेयर अलॉटमेंट होकर उनके डीमैट अकाउंट में चले जाएंगे। अब वो हकदार है उस ज़मीन के, कहीं भी जो भी हमने उनको ज़मीन अलॉट की, प्लॉट लिया या फॉर एग्जांपल कोई इनने कमर्शियल बिल्डिंग ली है, तो उसका एटलीस्ट वो मालिकाना हक उस कंपनी पे का है जिसके अंदर वो डायरेक्टर भी है। तो वो शेयर्स उनके पास है, तो कम से कम एटलीस्ट वो सेफ तो है कि उनके पास प्रॉपर्टी है जी। जो यहाँ पे मिसिंग था कि आज मैं एज अ बिल्डर, आप मेरे पे भरोसा करके हो सकता है मुझे 15 लाख दे दो, लेकिन मैं उसके सामने आपको कुछ दे ही नहीं रहा हूँ। सही बात है, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ तो हम वो एक पूरा ग्रुप बना के, एक PE फंडिंग करवा के, कंपनी बना के आपको इन्वेस्ट करा रहे हैं। आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको हम रजिस्ट्री भी करेंगे उस कंपनी के नाम पे। जब आपको लगेगा कि यार ये प्रॉपर्टी का रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं, आप बेच सकते हो उसको। जैसा कि आपने बोला कि आज भाई भाव बहुत हो गए हैं ज़मीनों के। अगर हम देखा जाए, अगर कहीं भी प्लॉटिंग प्रोजेक्ट करना है इंदौर में, मुझे जहाँ तक लगता है तो 2-3 करोड़ रुपए बीघा से कम ज़मीन तो कहीं ऐसी नहीं जहाँ प्लॉट्स काट सकते हैं या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट कर सकते हैं। बट एक तरफ ये देखा जाए कि इंदौर में काफ़ी एप्रिसिएशन हुआ है, लोगों ने बहुत अच्छा कमाया, कहीं 25 लाख रुपए बीघा ली होगी तो उसका भी 2 करोड़ का भाव हो गया, नो डाउट। बट वहीं देखा जाए तो अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोग बोल रहे हैं कि क्राइसिस है। सेंसेक्स में देखा जाए तो सेंसेक्स में भी क्राइसिस है और रियल एस्टेट में भी क्राइसिस, लोग ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि भाई सेंसेक्स भी आज जहाँ टाटा मोटर्स का शेयर 1000-1100 का था, जो 650 रुपये का हो चुका है। और वहीं आज प्रॉपर्टी में भी रेट में एप्रिसिएशन उतना फास्ट नहीं आ रहा। जो प्रॉपर्टी आज से 3 महीने पहले 4000 रुपये स्क्वायर फीट में प्लॉट मिल रहा था, आज भी वो 4000 स्क्वायर फीट में मिल रहा है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बिजनेस में तो ये साइकिल अप एंड डाउन की आती है। आप भी समझते हो 5 साल 7 साल में एक रोटेशन चलता है।
कभी जैसे हम बात करें कोई से भी एक XYZ ले लें, चाहे वो गोल्ड हो चाहे शेयर मार्केट हो, शेयर मार्केट चला तो आज 4 साल चला। हम बात करें समवेयर अराउंड 2019 से स्टार्ट हुआ तो आज अपन 2025 में बैठे हैं, 6 साल चला। एक करेक्शन तो सब जगह बनता है कि आप वैल्यूशन ओवर वैल्यूड हो गए, ये हो गए वो हो गए, बट वही मैं बोलता हूँ कि जो इन्वेस्टर है उसको थॉट प्रोसेस उसकी क्लियर होना चाहिए कि वो किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है। वो शॉर्ट टर्म के लिए जा रहा है तो उसका तो फिर कुछ भी नहीं है। लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं, भले आज जैसे आपने बोला टाटा का मोटर्स का शेयर है, तो आपको क्या टाटा मोटर्स में भरोसा नहीं है कि ये अब नहीं आएगा, कि भाई वापस 1100 रुपये कब आएगा। सही बात। तो आपका वो है ही नहीं, आपने उसके कंसेप्ट पे या उस कंपनी पे आपने शेयर लिए हैं, उसकी वैल्यूशन करके ही आपने लिया है, उसकी गुडविल है कंपनी की। और आप हमेशा जो इन्वेस्ट करते हो आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हो, 5 साल रखना है, 7 साल रखना है, चाहे प्रॉपर्टी हो चाहे कुछ हो। जो मतलब ये मेरा पर्सनल वो है कि जैसे मैं कोई चीज़ लेता हूँ या जैसे मैं शेयर मार्केट में भी हूँ तो मेरा जो एम रहता है वो 20 साल का रहता है। 20 साल बाद ये कंपनी कहाँ जाएगी। नई कंपनी से हम लोग लेते नहीं हैं। जब तक कोई बोलते यार ये अभी सस्ता मिल रहा है ले लो, ये तो 1000 का हो जाएगा, तो मेरा ये कहना है कि मैं 1000 में खरीदूंगा, लेकिन पहले इसके मैं रिटर्न्स देखूंगा, कंपनी का पूरी बुक्स चेक करेंगे, फिर मैं लूँगा। वो 1000 रुपये मुझे चलेगा, लेकिन वो 100 का 0 हो जाएगा किसी भी दिन रातों रात, वो नहीं चलेगा। तो विशाल जी, जैसा कि आपने बताया कि आपका स्कूल जो है आपकी जो वाइफ है वो मैनेज करते हैं, और आपके घर में जो आपके बड़े ब्रदर और आपकी वाइफ है, बट आज से आप बता रहे हैं कि आज से 15-20 साल पहले आपने स्कूल टेंटेटिव डाला था, और तब आपने सोच के साथ डाला था कि घर में वाइफ हैं भाई तो वो लोग बच्चों को संभाल सकते हैं। आज भी मुझे लगता है कि भारत देश में ये सोच है कि वुमेन्स को उतना नहीं दिया जाता है कि आप घर में ही रहिए, घर संभालिए। तो उतने साल पहले आपकी ये सोच कैसे थी? मतलब अब सोच तो देखिए वो तो उसका तो किस सबकी अपनी अपनी, आज भी ऐसे लोग हैं जो वाइफ को सिर्फ ये समझते हैं घर संभालने के लिए। उस टाइम पे भी शायद हम लोग क्योंकि यंग थे, हमारे पेरेंट्स साथ में नहीं रहते, तो मेरे जो फादर हैं एक्चुअली वो बहुत हाईली एजुकेटेड है जी। तो वो उनका सिर्फ एक ही बिलीव था कि पढ़ाई करो। जैसे मेरी वाइफ जब आई थी तब उसका सिर्फ वो फर्स्ट ईयर पास आउट होकर हमारी शादी हुई थी और लीव पे। उसके बाद उसने यहाँ आके मतलब MA किया, BA किया, M.Ed किया। उस समय वो गोल्ड मेडलिस्ट है, साथ में रह के बच्चे भी संभाले, घर भी संभाला और साथ में पढ़ाई भी की। तो वो आप अपन उनको अगर अपॉर्चुनिटी आप उनको दोगे तो आपको पता चलेगा ना वो कितनी कैपेबल है। अगर आप उसको दोगे नहीं तो आप कैसे आप वो कर पाओगे कि इसकी लोग एक एडवांटेज भी मिलता है कि जब आप एज अ कपल बिजनेस में रहते हैं तो ऐसा लगता है कि यार बहुत अच्छा है, मतलब एडवांटेज मिलता है। 100% मिलता है। घर जाने के बाद भी हम लोग कम से कम बातें करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सही बात। बिजनेस से रिलेटेड क्या हुआ, दिन भर का एक रहता है। मैं जैसे मेरे लॉजिस्टिक की बात मेरी वाइफ से करूँगा तो कुछ समझ भी नहीं आएगा जी। या मैं कंस्ट्रक्शन बोलूँगा कि ये आज ऐसा हुआ, ये स्लैब डली, वो हुआ, तो उसको कुछ समझ में नहीं। सही बात है। लेकिन हम स्कूल की बातें, हम ऐसी एक कॉमन पॉइंट है जिसमें हम लोग घंटों डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है एक महिला एक माँ भी होती है, और मुझे लगता है कि ये बच्चों का एक संभालने का जो है वो माँ वाला फैक्टर, मतलब मुझे लगता है कि अगर महिला संभालेगी स्कूल तो और बेहतर तरीके से संभाल सकती है जेंट्स से। तो जैसा कि आपने बताया कि आपके फादर एक हाईली एजुकेटेड थे, तो आपकी स्कूलिंग, आपके मार्क्स कैसे थे? कभी डांट आपको पड़ती थी? मतलब कि हाँ, मतलब उनके कंपेरिजन आपके कम थे मार्क्स? हाँ बोल सकते हो, लेकिन मतलब ऐसा भी खराब नहीं थे। लेकिन हाँ क्योंकि जैसे उनका मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो मेरे फादर में ट्यूशन मैंने अगर की है तो वो मेरे फादर ने मुझे पूरा मैथ्स पढ़ाया है 10th 11th तक। तो अच्छा, तो वो क्योंकि वो मैथ्स में मतलब वो डबल इंजीनियर है, उन्होंने इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग की और मैकेनिकल में इंजीनियरिंग की। तो वो पढ़ाई को लेके वो हमेशा स्ट्रिक्ट रहे, और यहाँ स्कूल में भी जो है उनको सिर्फ एक ही है कि पढ़ाई तो अच्छी होना चाहिए। जैसा कि भाई फादर आपके जॉब में थे, आपने बिजनेस स्टार्ट करा, तो आपको ऐसी कोई राय दी थी कि भाई ये देखो करो पर ये ध्यान रखना, ये एथिक्स के साथ करना, ऐसी कोई राय याद है? और क्या ऐसी कोई चीज़ है कि आप चाहते हो कि आपके बच्चों में भी ये ट्रांसफ़र हो, भाई कुछ भी करें बिजनेस बट ये चीज़ ध्यान रखना, ऐसी कोई चीज़ है? देखिए हम लोग सिर्फ जो हम ये बोल सकते हैं कि हम क्या करते हैं, जैसे लॉजिस्टिक है अगर हम बोलें तो वो सर्विस इंडस्ट्री है। एजुकेशन हम कहने को ये हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, ये बिजनेस तो है नहीं, ये भी एक सर्विस इंडस्ट्री है। आपको आपके पेरेंट्स आपके लिए आप मायने रखते हैं, उनको आप सर्विस देना है, बच्चों को सर्विस देना है। कंस्ट्रक्शन भी कहीं ना कहीं वही है। सिर्फ मैं जो अपने बच्चों को आज भी समझाता हूँ कि एक तो आप कुछ भी करो, सब करो, लोगों से बस एक चीज़ ध्यान रखना कि चीटिंग मत करना। नहीं कमाएंगे, ऑलरेडी अपन ने बहुत मेहनत की है,
गुडविल कभी ख़राब नहीं होना चाहिए। आपका सेफ काम करो, कोई भी गलत काम नहीं करना, कोई शॉर्टकट नहीं मारना कि यार ये शॉर्टकट मारेंगे तो आज 1 का 10 हो जाएगा। लाइफ में 30 साल हम लोगों ने निकाल लिए, ऐसे कितने लोग हमसे मिले बिजनेस को लेके कि हम ये कर लो, यहाँ इन्वेस्ट कर लो, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जितनों ने किया है वो सिर्फ डूबे ही हैं, कोई ऊपर नहीं आ पाया। तो ये शॉर्टकट लाइफ में कभी भी अचीवेबल नहीं है। सब चीज़ का तरीका लंबा ही है। अभी लोग भी रियल इस्टेट की, जैसे कि रियल इस्टेट की हम बात कर रहे थे कि रियल इस्टेट में अभी थोड़ा सा स्लो डाउन आया है रेट के एप्रिसिएशन वगैरह में, तो लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं, निवेश करते हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, घबराने की तो ज़रूरत है ही नहीं। आप पास्ट 100 साल का भी रिकॉर्ड उठाओगे तो जहाँ पे भी कभी भी मार्केट कम हुआ है अपना, तो कभी ऐसा तो हुआ नहीं कि आज 5,000 रुपये स्क्वायर फीट का प्लॉट जो है वो 3,000 में बिक गया। कभी नहीं हुआ। ये हो सकता है कि अब जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन है, वो तो एक साइकिल है बिजनेस का। ये फिर वापस स्टार्ट होगा, आज नहीं होगा, 2 साल 3 साल 4 साल बाद फिर स्टार्ट होगा। फिर वैसी ग्रोथ आएगी जो अभी अपन देख रहे हैं इंदौर में। और प्रोजेक्ट्स जो हैं आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करो जिसमें कि हाँ आप भरोसा कर सको कि हाँ यार ये कॉलोनी कंप्लीट होगी या ये घर कंप्लीट होगा या बिल्डिंग कंप्लीट होगी। वही है कि आपका सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, मुझे पता है कि आज नहीं बढ़ रहा, 3 साल बाद बढ़ेगा। तो मैं ऐसा बोलता हूँ, जिन लोगों ने लिया है या इनको डर लग रहा है कि अरे यार अब बढ़ नहीं रहा है, डेफिनेटली हो सकता है वो रिटर्न्स नहीं मिले, लेकिन पैसा नहीं डूबेगा। आपको भरोसा रखना पड़ेगा मार्केट पे। और ये साइकिल है, ये हर 5 साल 7 साल में लोग बहुत शॉर्ट टर्म गेम समझते हैं रियल एस्टेट को, आपको क्या लगता है? समझते हैं लोग। ये जो लोग, कई वो लोग ऐसे भी रहते हैं, ये उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि आपने आज एक प्लॉट खरीदा, सपोज फॉर एग्जांपल 1,000 रुपये में, 3-4 महीने बाद ब्रोकर ने बोला अरे साहब 200 बढ़ गया है तो ले भेज दे। अब वो नहीं हो रहा। सही है, बिल्कुल। अब क्या है, वो सामने वाले ने क्या किया था, एक शॉर्ट टर्म गेम खेला था कि यार 200 रुपये 100 रुपये ऊपर मिलेगा, पैसा है नहीं उसके पास, उसने सिर्फ एक बुकिंग अमाउंट दे के बैठ गया कि 10 लाख लगाऊंगा, 2 लाख कमा के बाहर हो जाऊंगा या 5 लाख कमा के बाहर हो जाऊंगा। अब लेकिन जब पैसे की बारी आ रही है तो डिफॉल्ट कर रहे हैं लोग। तो ये तो कोई सा भी हो, शेयर मार्केट हो चाहे प्रॉपर्टी में हो, ये तो जब तक उनका चला, प्रॉपर्टी चल रही थी, डिमांड में थी, अब स्लो डाउन शेयर मार्केट भी हुआ, प्रॉपर्टी भी हुई, तो वहाँ पे ये साइकिल ख़राब होती है। और वहीं पे ये डिफ़ॉल्टर्स जिसको हम बोलते हैं कि अरे ओवर ट्रेडिंग करना बोलते हैं हम लोग जिसको, कि ओवर ट्रेडिंग जिन लोगों ने किया उनके लिए तो ये तकलीफदायक है और मैं सजेस्ट करता हूँ कि कभी करना नहीं चाहिए। इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है और टायर 2 सिटी में जो फास्टेस्ट ग्रोइंग है, और देखा जाए तो पूरे देश में एक तरीके से इंदौर को बड़ी बड़ी कंपनी ऐसा टायर 2 सिटी हमें अच्छा मान रही है कि यहाँ निवेश करना चाहिए। तो उस पर आपका क्या विजन? आपको लगता है कि इंदौर के प्रॉपर्टी के रेट्स एक दिन मुंबई के रियल एस्टेट के रेट्स जितने हो जाएंगे? देखिए, मुंबई से तो मैं सोचता हूँ कि डेफिनेटली अपन उनको बीट तो नहीं कर पाएंगे। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि बॉम्बे के पास लैंड का जगह बहुत कम है जी। और हमारे पास इंदौर में वास्ट एरिया अवेलेबल है आगे बढ़ने के लिए। ये रेट्स जहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे हम गुड़गांव की बात करें या ओल्ड दिल्ली की बात करें, वहाँ बढ़ने, क्योंकि वहाँ पे जगह ही नहीं है, कुछ नया बन ही नहीं सकता है। बॉम्बे में कुछ नया नहीं बन सकता, जो ज़मीन है वही आप महंगी खरीद रहे हो, महंगे में बेच रहे हो, तो बढ़ते जा रहे हैं। इंदौर में वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि अपन वो एक अचीव कर सकें। लेकिन हाँ, मैं ये बोलूँगा कि आने वाले टाइम में इंदौर या हम बात करेंगे तो ये डेफिनेटली गुड़गांव जैसे एक डेवलप होगा, वास्ट फैला हुआ, अच्छे प्रॉपर्टीज़, अच्छे रेट मिलेंगे आपको, लाइफस्टाइल अच्छी होगी लोगों की, वो ज़रूर होगा। लोग आजकल यंगस्टर्स जितने हैं उनको ओवरनाइट सक्सेस करना है, मतलब उनको सुबह ही अमीर बनना है बहुत तेज़ी से, मतलब बेसिकली उन्हें पैसा कमाना है। अब इसमें बात आती है स्पिरिचुअलिटी की, धर्म की, भगवान की। तो आप ऑब्वियसली बात है आपके लिए हर बिजनेस नया था क्योंकि आप फर्स्ट जनरेशन है। आपको क्या लगता है कि कितना धर्म में आप मानते हैं पहली बात तो, और कितना एक यंगस्टर को भी मानना चाहिए भगवान में, या कोई अच्छी नई चीज़ शुरुआत करने के लिए भगवान को मानना चाहिए? उस पर आपका क्या व्यू है? फिर वो पर्सनल चॉइस वाली बात है। अब मेरी फैमिली तो धार्मिक है जी, चाहे मैं हूँ, जो मेरी वाइफ है, चाहे मेरे माँ बाप हैं या चाहे मेरे ब्रदर है। हमारे यहाँ मतलब वो एक नियम है कि भाई आप कोई नई साइट चालू करो तो भूमि पूजा करना ही है, वास्तु कराना ही है। हम तो अपना तो घर का तो कराते ही हैं, साथ में हम जो नई बिल्डिंगें बनाते हैं उनकी भी हम भूमि पूजा, वास्तु, ये सब हम लोग कराते हैं कि एक बिलीफ है हमारा ये। और उस बिलीफ को हमने कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार हमने ये कराया और हमारा कुछ खराब हुआ या हुआ, तो वो एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होते जा रहा है आपका कि यार ये करना है। तो
पर्सनली हम लोग पूजा पाठ में बिलीव करते हैं, और मैं अपने बच्चों को भी जब भी कोई घर में बड़ी पूजा होती है तो इंश्योर करता हूँ कि वो भी भले 1 घंटा 2 घंटा जो भी वो बैठेंगे, और वो बैठते हैं। मतलब वो भी, उनको भी पता है कि यार पूजा पाठ और हमारा फैमिली ये है, ऐसा है, तो उनको ऑनर करते हैं वो लोग। तो वो एक अलग हमारे यहाँ वो है ही नहीं कि यार ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये क्यों करते हैं, वो कोई लॉजिक नहीं है उसमें। मतलब करना ही है, करना ही मतलब है। पूजा तो करना ही है। जैसे फैमिली की बात चली तो इतना बिजनेस चला, इतने शहरों में चलाना, तो काफ़ी समय आपका दिन भर तो इसी में रहता होगा। फैमिली बैलेंस कैसे करते हैं, बच्चों को समय देना, घर पे समय देना? फैमिली बैलेंस तो यार मैं कहीं भी रहूँ, मेरा एक बहुत फिक्स्ड मैंने एक अपना वो बना रखा है कि एनी हाउ मैं इंदौर में अगर हूँ तो कहीं भी रहूँ, मैं 6-6:30 में घर चले जाता हूँ। उसके बाद फिर पूरा टोटल पेरेंट्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मैं थोड़ा अर्ली मॉर्निंग वाले हम लोग हैं, तो हम लोग सोते भी जल्दी हैं। बच्चों को भी हम वही प्रैक्टिस कराते हैं कि भाई आप एनी हाउ जल्दी सो, जल्दी उठो। तो वो एक हमने अपना एक घर का नियम जिसको बोल सकते हैं, रूल्स रेगुलेशन बना रखा है कि ऐसे ही अपने को रहना है, यही करना है। तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं होता कि मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं सफिशिएंट टाइम उनके साथ रहता हूँ। बहुत ही रेयर होता होगा कि जब मैं बहुत लेट नाइट पहुँचा, कोई बहुत ही अर्जेंट काम आ गया, नहीं तो अब कहीं भी रहूँ मैं 6-6:30 में घर चले जाता हूँ। फ़ोन है, फ़ोन पे आप काम कर रहे हैं घर से, वर्क एट होम। विशाल जी से थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा कि सोशल मीडिया पे आप बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। अभी देखा जाए तो आपकी 6 ही पोस्ट हैं, तो उसका कारण क्या है? मतलब आप बिजनेस में आप ज़्यादा बिजी रहते हैं या सोशल मीडिया चलाना पसंद नहीं करते हैं, उसका क्या कारण? दोनों है। मैं बिज़ी भी रहता हूँ, और मेरा मतलब एक तरह से शौक़ नहीं है कि मैं अपनी पिक्चर्स या मेरी फैमिली पिक्चर्स या मेरे पर्सनल कोई भी इवेंट्स या कुछ भी मैं इसको पब्लिकली करूँ। एक सबसे बड़ा रीज़न तो वही रहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पब्लिकली होना पसंद भी नहीं है। मैं थोड़ा रिजर्व टाइप का बंदा हूँ। तो हम लोग को टाइम भी नहीं है और क्या डालें क्या नहीं डालें, और मेरा कोई ऐसा बिजनेस है नहीं कि जिसके लिए मुझे रिक्वायर्ड रहा हो अभी तक कि सोशल मीडिया में पोस्ट डालें या डालें। तो इसलिए शायद मैं दूर हूँ। और जैसे मैंने बताया कि मैं भी दूर हूँ, मेरी वाइफ भी दूरी बना के रखती है। बच्चों का ठीक है, वो क्योंकि अभी यंगस्टर हैं तो यूज़ करते हैं, बट समहाउ वो भी उनको भी क्लैरिटी है कि कितना डेप्थ तक आपको यूज़ करना है। जैसे कोई भी यंग व्यक्ति है, उसने आज अपना एजुकेशन स्कूलिंग करी, अपना उसने ग्रेजुएशन करा, उसने सब अपनी पढ़ाई पूरी करी, तो आजकल लोगों को बड़ा जल्दी होता है पैसा कमाने का। और कई लोग आजकल ये थॉट रखते हैं कि रिलेशन बनाना चाहिए पहले, पैसा बाद में भी बन जाएगा। तो आपकी क्या इस पे थॉट है कि पहले आप क्या भाई इनिशियली, भाई आप 22-23 साल के हो, 24 साल के, तो आपको इनिशियली किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए आपको लगता है उस एज पीरियड में? देखिए, मेरे हिसाब से तो दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चलना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक तरफ पैसा ही सिर्फ आप कमा रहे हो और दूसरी तरफ आपके एक रिलेशंस में कुछ है ही नहीं। एक फ्रेंड्स सर्कल एक अलग होता है, वो एक अलग हो गया। आप यहीं पढ़े हो तो आपको बन जाता है, बट रिलेशंस भी ज़रूरी है, क्योंकि कई बिजनेस ऐसे हैं जो सिर्फ रिलेशंस पे ही चलते हैं। तो वो भी रहना आपको बहुत ज़रूरी है कि आपके लोग जाने पहचाने आपसे, जब चाहो आप अप्रोचेबल हो, जब चाहे वो आपके लिए अप्रोचेबल हो। कहीं भी हेल्प लगी, कुछ भी ज़रूरत पड़ी किसी और की, तो वो तो है, इम्पोर्टेंस वो भी है। आप माइक्रो मिट्टी के जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं बेसिकली, तो उसमें आपने संजय पुरी भाई, भारत के इतने बड़े आर्किटेक्ट हैं, उनको आपने हायर करा है। तो बेसिकली आपको क्या लगता है, उनको हायर करने से एक्चुअल में लोगों को इम्पैक्ट पड़ता है कि यार संजय पुरी ने डिज़ाइन करा है तो इम्पैक्ट पड़ेगा, कि एक सिर्फ शो ऑफ है ये कि यार संजय पुरी ने हमारा डिज़ाइन करा है? नहीं, मैं उसका पूरा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। हम लोग ने जब हमको आर्किटेक्ट पसंद करना था, क्योंकि हम जो लेवल का, जैसे हम बात करते हैं आईटी पार्क बनाना है या हमको कॉलोनी लाना है या रेसिडेंशियल, एक हमारी सबसे छोटा प्रोजेक्ट हमारा जैसे रेसिडेंशियल बिल्डिंग का है, तो हमने बहुत आर्किटेक्ट से हमने शॉर्ट लिस्ट की है। इंदौर में भी हमने सबको, जैसा होता है ना कि प्राइमरी प्लानिंग के लिए दिया आपको, प्लानिंग के लिए हमने सबको भेजा। यहाँ भी नहीं, हमने तो अहमदाबाद भी बात की है, दिल्ली के भी कुछ आर्किटेक्ट से हमने अप्रोच किया, संजय पुरी जी को अप्रोच किया। तो हमने सबसे पहले सबके विजन लिया कि वो क्या सोचते हैं, हमारा आइडिया को क्या वो रूल आउट करते हैं कि यार ये हम क्या चाह रहे हैं। उसके बहुत सारी चीज़ें रहती है कि यार कितना समय वो हमारे प्रोजेक्ट को देंगे, क्या देंगे, उनका टीम है कि नहीं है, डे टू डे एक्टिविटी। जब क्योंकि आप बड़ा कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, 4 लाख 5 लाख स्क्वायर फीट, डे टू डे एक्टिविटी के लिए भी उनकी टीम आना चाहिए। तो वो
जब हमने सबसे लिया तो जो हमको प्लान समझ में आया वो संजय पुरी जी का समझ में आया कि यार ये हमारे थॉट प्रोसेस से एकदम मैच करते हैं। नाम तो उनका है ही, वो तो डेफिनेटली है। तो जो डिज़ाइंस हमको चाहिए थी वो संजय पुरी जी की हमने सिलेक्ट किया, जो हमारे एम के हिसाब से जो हमको आर्किटेक्चर चाहिए था वो बोलते हैं ना फर्स्ट उसमें ही उनने जो हमको बिल्कुल नियर जिसको बोल सकते हैं सबसे पास उन्हीं ने दिया था। फिर हम लोग ने उनको सिलेक्ट किया। सेकेंडली क्या था कि क्यों बड़े आर्किटेक्ट्स हम लेते हैं जैसे, क्योंकि जिस लेवल पे हम काम करना चाहते हैं कि हमको जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर्स बनाने या कुछ करना है तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस लेवल भी वैसा चाहिए। क्योंकि इंदौर में अभी वैसे लेवल के स्ट्रक्चर्स अभी आए नहीं है, जो आए हैं वो भी उन देखोगे आप तो बाहर के लोगों ने ही बनाए जी। यहाँ लोकल लेवल पे कोई नहीं बना पाया। आज वो पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, तो नई चीज़ें क्या आ रही है, नया कंसेप्ट क्या आ रहा है। कई बार हम उनको बोलते हैं तो बोले नहीं अब कंसेप्ट ये चल रहा है, आप ये लेके आओ, जब आपको बनाना ही है इतना इस टाइप की बिल्डिंग। तो आप कभी ऐसा होता है कि जैसे वो बड़े आर्किटेक्ट है फॉर एग्जांपल, तो कभी ऐसा लगता है वो डोमिनेट कर रहे हैं, अपनी चॉइस नहीं रखने दे रहे हैं, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा तो हमने कभी फील नहीं किया। मतलब ही इज़ डाउन टू अर्थ। हाँ। वो हमारी बात मानते भी हैं और जहाँ गलत रहती है वहाँ हमको मना भी करते हैं। ऐसा नहीं कि यार ये तुम गलत बोल रहे हो, उसको ऐसा मत ऐसा करो, और ये है सही तरीका से करने का। तो कई बड़े आर्किटेक्ट्स मैंने सुना है कि वास्तु नहीं मानते कि यार भाई मैं कई ऐसा है, तो एक्चुअली संजय पुरी जी मानते हैं वास्तु? वो तो उनका जब डिज़ाइन करते हैं तो हम उनको आप पहले बता दो कि हमको वास्तु के हिसाब से चाहिए, तो फिर वो उस हिसाब से डिज़ाइन करेंगे। आप उनको बोलोगे हमको वास्तु से कोई मतलब नहीं है तो वो फिर उस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर वो उनको बाउंडेशन तो वास्तु का आ ही जाता है, तो वो थोड़ा बहुत फिर वो इधर से उधर खिसकाना, ये करना वो करना। देखिए वास्तु भी आप मान के चलिए 100% तो कोई नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ जो मेजर पॉइंट है कि भैया टॉयलेट ऐसे आना चाहिए, घर के एंट्री ऐसे आना चाहिए, यहाँ बेडरूम नहीं होना चाहिए, वो एक बेसिक हम लोग लेके चलते हैं। 100% तो अब अपना घर भी हम बनाते हैं तो नहीं बन पाता है। तो ऐसा उनके साथ तो हमने कभी फील नहीं किया कि उनको कहीं प्रॉब्लम आ रही है वास्तु फॉलो करने में। और माइक्रोमिट्टी के इंदौर में कहाँ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और किस तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? देखिए माइक्रोमिट्टी का अभी हम लोग ने एक हम लोग कॉलोनी लेके आ रहे हैं 30 एकर्स में, और उसका नाम मधुवन है। और उसमें प्लॉट्स जो है वो बहुत ही सब हम लोग यूनिक कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, और वो भी जो है हम लोग प्योरली वर्किंग जो है यंगस्टर जो आईटी में है या जो अच्छी जॉब करते हैं, जिनको न्यूक्लियर फैमिली बोल सकते हो आप, क्या उनको बड़ा घर नहीं चाहिए, लेकिन कॉलोनी ऐसी चाहिए कि जहाँ वो रह सके। तो उनके लिए हमने एक छोटे साइज में प्लॉटिंग कर रहे हैं, लेकिन साथ में एमिनिटीज़ A to Z दे रहे हैं। बहुत सारे गार्डन्स हैं, बहुत सारे कम्युनिटी हॉल्स हैं, स्विमिंग पूल हैं, सब है। वैसे ही एक हमारी जो एक सलीन करके बिल्डिंग आ रही है, वो है तो सिर्फ 12 ही फ्लैट, वो जबकि सेमी कमर्शियल हमारा प्लॉट है, इसमें उन्होंने कमर्शियल कुछ भी नहीं बना रहे हैं। प्योरली हाई एंड प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर आपको सिर्फ हर फ्लोर पे 2 ही फ्लैट मिलेंगे, कोई बेसमेंट नहीं, पूरी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग्स हैं, स्विमिंग पूल है, क्लब है। वो 12 फ्लैट के लिए भी हमने ये सब प्रोविज़न उनके लिए दे रखा है। लिफ्ट्स दे रखी हैं, 2 स्ट्रेचर लिफ्ट, छोटी लिफ्ट, सब तरह की। तो हम लोग ये सब चीज़ें जो है सब बॉम्बे से सीख के, या दिल्ली बॉम्बे हम जो ट्रैवल करते हैं, इतने साल हमने ट्रैवल किया, कई ऑफिसेस मल्टीनेशनल कंपनी के गए, तो वो जो हम लोग ने देखा, वो जो हम यहाँ कमी महसूस करते हैं, वो सब चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं कि सब हम यहाँ इम्प्लीमेंट करें। ऐसे ही अभी एक हमारा IT पार्क स्टार्ट होने वाला है, उसकी अभी परमिशन जल्दी आ जाएगी, तो वो भी मोटा मोटी 1 लाख स्क्वायर फीट पे आ रहा है। अच्छा। तो वो भी हम लोग एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट लेके आ रहे हैं। ये कहाँ पे आ रहा है IT पार्क? ये इन्फोसिस के पीछे आ रहा है। सुपर कॉरिडोर। सुपर कॉरिडोर पे आ रहा है। और बाकी अभी 2 प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है। एक हम लोग प्लान कर रहे हैं रिसोर्ट का हाथुर से, तो लेट्स सी जब तक उसका पूरा प्लानिंग डिजाइनिंग। अभी जैसे कि विशाल जी आपने बताया ट्रैवलिंग करते हैं, तो आप भी काफ़ी देश विदेश सब घूमे होंगे, ऐसा कोई जगह आपको याद है या ऐसा कोई देश आपको याद है कि यार ये चीज़ इंडिया में भी होना चाहिए, ऐसा कहीं आपको कुछ फील हुआ? बहुत सारी जगह है, बहुत सारी जगह आप बोल सकते हो कि जैसे सिंगापुर हो गया, वहाँ की बिल्डिंग्स आप देख लो, दुबई देख लो। दुबई हम लोग का रूटीन में आना जाना रहता है किसी न किसी काम से, तो वहाँ के होटल्स देख लो आप, मॉल्स देख लो आप, या वहाँ के ऑफिसेज देख लो, तो वो सभी डिफरेंट है। मतलब वो कहीं ना कहीं इम्प्रेशन देता है। क्यों दुबई में बोलते हैं उनका आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, नई डिज़ाइंस आ रही हैं, सब आ रहा है। तो हर जगह अभी कहीं हम लंदन जाते हैं तो लंदन के आर्किटेक्चरल्स बहुत कई चीज़ अच्छी लगती है कि यार इस टाइप का होना चाहिए। तो
है बहुत सारी जगह, हर जगह कुछ ना कुछ आपको अच्छा लग रहा है मिलेगा। इंदौर वो सब चीज़ें अडॉप्ट कर रहा है, नई चीज़ों को? देखिए अडॉप्ट तो तब करेगा जब वो देखेगा, अभी तो वो जी। देख ही नहीं पा रहा है। हम्म। आपने वो कंसेप्ट तो अभी आपने दिया ही कहाँ है। हम्म। जब आप दोगे सामने वाला देखेगा तब तो उसको अच्छा लगेगा। हम्म। आज हम जो मिक्स एंड मैच बनाते हैं कि हम कुछ लंदन से उठा के ला रहे हैं या कुछ हमने सिंगापुर से उठा के लाए, हमने दुबई से कुछ सीख के आए और वो हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जब वो होगा बनेगा लोग देखेंगे तो वो अडॉप्ट करेगा कि हाँ यार ये एक्चुअल सही है। अभी तो यहाँ पे तो जो है आदमी को घर मतलब फिर वही है कि पूरा घर बना दो, मेरे को तो ज़्यादा से ज़्यादा जगह चाहिए, एक्चुअली वो गलत है। जैसा कि आपने बताया कि आप जो फ्लैट्स वाला जो प्रोजेक्ट ला रहे हैं, तो आपने बताया कि हमने कमर्शियल वहाँ निकाल सकते थे, सेमी कमर्शियल था तो आपने कमर्शियल निकाला नहीं। मुझे लगता है इसकी जगह और कोई बिल्डर होता तो वो कमर्शियल स्पेस निकालता बेसिकली, क्योंकि उसको वहाँ कमर्शियल का पैसा ज़्यादा मिलता और वो ज़्यादा सेलेबल एरिया उसका निकलता। तो आपको नहीं लगता ऐसे में आपको लॉस होगा या वो सब चीज़ें कि नहीं आप देखिए कम लॉस एरिया ले लेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए लॉस जिस लेवल का मैं बना रहा हूँ, जिन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ, आप फॉर एग्जांपल आप आज कोई एक एग्जांपल कोई कॉलोनी में रहना चाहते हो और आपको 1000 स्क्वायर फीट 1200 स्क्वायर फीट के साथ में, लेकिन आपको ग्रीनरी बहुत चाहिए। अब आपको मिल रही है तो उसकी कॉस्ट है, जी। तो वो तो पे करना पड़ेगा। नहीं तो वो फिर मेरे में और दूसरे में अंतर क्या है कि मैं भी फिर वही पैसे के लिए काम कर रहा हूँ और उसी के लिए मैं फिर नीचे दुकानें भी निकाल दूँ और फिर वहीं ऊपर हाई एंड भी बना दूँ तो नहीं रहेगा। वो क्लाइंटल को यहाँ पे कोई भी बाहर का फुटफॉल नहीं चाहिए कि उसने गाड़ी आड़ी खड़ी कर दी तो अरे मेरे तो गाड़ी नहीं अंदर जा रही, वो ले लेके लड़ाई झगड़े चालू। तो ये बॉम्बे में हम लोग जो देखे थे, जो अभी नए नए टावर्स आ रहे हैं वहाँ पे अंधेरी ईस्ट में और उधर, तो वहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है कि वहाँ पे वो लोग कुछ भी कमर्शियल एक्टिविटी अलाउ नहीं करते। सब हाई राइज टावर्स हैं, शानदार है, पूरा प्रॉपर लेटेस्ट सिक्योरिटी वो है, लॉबीज़ हैं अच्छी कि एटलीस्ट आप बोर हो रहे हो तो नीचे लॉबीज़ में बैठ के आप अपने गेस्ट आ रहे हैं तो ऐसे दोस्त आ रहे हैं तो नीचे आप गप्पे मारो। सेम सब चीज़ें वैसे ही आपको एक एनवायरनमेंट हम देना चाहते हैं। हम ऑफिस तक दे रहे हैं नीचे, कल को आपको घर पे नहीं बुलाना है, कोई आपका एम्प्लॉय आया जिसके नीचे साइन करने जाना है तो एक छोटे छोटे से हम कॉन्फ्रेंस टेबल से लगा के ऑफिस दे रहे हैं, रिसेप्शन दे रहे हैं, लॉबीज़ दे रहे हैं, तो वो सब हम कर रहे हैं। तो वो वही बोल सकते हैं कि अभी आप लोग देखेंगे तब उनको समझ में आएगा कि हम क्या दे रहे हैं, किस चीज़ का पैसा मांग रहे हैं। और विशाल जी, आज इतने लाइफ में आपको इतने सालों को बिजनेस करते हो, आपका आइडियल कौन है? आप किसी एक इंसान को मानते हैं? अगर किसी को मानते हैं तो और क्यों मानते हैं आप बेसिकली? अगर आइडल तो मेरे फादर ही हैं जी। और मतलब उनको देख के जिसको बोलते हैं ना कि काम करने की जो इच्छा अंदर जाती है यार, काम और बारीकियाँ वो उनमें बहुत ज़्यादा है। मतलब इतनी ज़्यादा बारीकी है कि और मेरे जितने भी स्टाफ है जो मेरे फादर से मिला है वो इससे भी बोलते हैं यार पापा जी का कोई जवाब नहीं, रिकॉर्ड कीपिंग से लेके एक एक बारीकी से लेके क्या क्या चीज़ें वो लोग करते हैं। तो वो तो कंप्यूटर एज के भी नहीं, तो कंप्यूटर भी नहीं आता है, लेकिन जो रिकॉर्ड कीपिंग है उनके पास आप देखोगे बिल्कुल प्रॉपर इंडेक्सिंग से लेके हर चीज़ फाइल वेल मेंटेन्ड और सब। तो वो आपको सिखाते हैं कि वो अपने जो भी काम कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कि यार हाँ कर लो लगा दो फाइल, ही नहीं, वो भी उनको तरीके से चाहिए, एक एक काम उनको अपने तरीके से चाहिए और इजी टू यूज़ होना चाहिए, इजी टू एक्सेस होना चाहिए। एक पिता और एक बेटे में एक प्यार तो बहुत होता है, बट हमेशा एक थोड़ी सी गैप होती है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बट वो गवर्नमेंट जॉब में थे, आप सेकंड जनरेशन बिजनेस में आए, आपने इतना अच्छा बिजनेस बनाया, तो कभी आपको फील कराते हैं प्राउड की? मतलब वो अंदर से फील करते हैं प्राउड, पर जताते नहीं है कि कभी बोलते हैं कि यार बहुत अच्छा करा? फादर मेरे जो है वो थोड़े स्ट्रिक्ट नेचर के थे, तो वो मतलब जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते तब तक ऐसे था कि वो मतलब बहुत ज़्यादा बात खुल के अपन बोल नहीं सकते थे कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने हमारी प्रोग्रेस देखी तो उनको एक भरोसा आया कि हाँ मेरे बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो हमेशा से भी यही पूछते थे कि यार जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? कुछ तकलीफ हो तो मुझे ज़रूर बताना, शेयर करना, चाहे वो आपको कोई ऑपरेशनल इशू आ रहा है या कोई लीगल इशू आ रहा है या आपको कोई फंड का इशू आ रहा है तो मेरे से शेयर करना, भले मैं कुछ हेल्प नहीं करूँ लेकिन मेरे से बात करते रहना, बस आप मेरे नॉलेज में रखना सब चीज़ें। पिता का गाइडेंस तो वो एक हमेशा रहा है कि वो कभी भी उन्होंने हमको किसी चीज़ के लिए टोका नहीं कि ये तुम कर रहे हो तो ऐसा हो जाएगा। हाँ, वही मैंने बोला कि जैसे हम उनसे डिस्कस करते थे कि जैसे ये प्रपोजल आया है तो वो बोल रहा है ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते थे कि तुमको ये
चीटिंग करेगा तुम्हारे साथ, या ये अच्छा है, ये तुम उसमें ये चीज़ चेक कर लो, क्योंकि उन्हें तो ज़माने देखे, अपन तो नए हैं। तो वो हमेशा शेयर करते थे, तो हमेशा हमको अच्छा ही उनने हमको गाइड किया कि आज हाँ। भी गाइडेंस लेते हैं आप अदर? हाँ, कई बार कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ आता है, कुछ समझना रहता है, तो हम लोग लेते रहते हैं, वो आज भी देते हैं। विशाल जी, इंदौर को क्या एनआरआईज आपके अगर कुछ कनेक्ट में, क्या एनआरआईज भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक अच्छा शहर मान रहे हैं इंदौर को? देखिए, इंदौर जैसे कि आपको पता है कि इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी है, और हम लोग कई लोगों से मिलते हैं, तो जो अपना फ्यूचर प्लान के हिसाब से इंदौर को एक रहने के हिसाब से सोचते हैं कि भाई अब जब हम रिटायर होंगे, या हम जब हमारी सब लाइबिलिटीज़ ख़त्म हो जाएगी लाइफ में, क्या अब नौकरी नहीं करना, ये नहीं करना, हमको अच्छी लाइफ रहना है, तो वो इंदौर को वो लोग कंसिडर करते हैं, जिसके लिए वो अभी से ही निवेश करना चालू कर चुके हैं। कई लोग, अच्छी कॉलोनीज़ हैं जो वहाँ पे ऑलरेडी प्लॉट लेके रखे हुए हैं। मेरी ऐसे भी जान पहचान के कुछ लोग हैं जो यूएस में हैं, उनने ऑलरेडी अभी से ही यहाँ पे प्लॉट लेके रख लिया, यार मैं यहाँ से रिटायर होकर आऊँगा तो मेरे को तो यहीं रहना है। सिक्योरिटी पर्पज़ से बोल रहे हैं आप, साफ़ सफाई पर्पज़ से बोल रहे हैं आप, या एक अच्छा लाइफस्टाइल और इकोनॉमिकल, क्योंकि हम भी जैसे घूमते हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे बॉम्बे हो, तो जो क्लीनेस्ट अपने को आप रहने की आदत हो गई, वो अपन कहीं बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, कर रहे हैं लोग। और आज अगर मुझे इन्वेस्ट करना हो, मेरे पास 20 लाख 30 लाख रुपए हो, या मेरे पास कोई भी एक्स अमाउंट हो, वो इंदौर में निवेश करना चाहता हूँ, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट एरिया है? देखिए, अभी जो है एरिया तो अपना अभी जो सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है वो है आपका सुपर कॉरिडोर है, जहाँ पे मेजर गवर्नमेंट डेवलपमेंट कर रहा है। सेकंड फेज़ जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो बालिया खेड़ा हो गया, या ये वाला एरिया हो गया अपना, जो काउंटी वॉक के आसपास वाला एरिया है, वो एक अच्छा एरिया है। और चलिए, इंदौर में रियल इस्टेट में फ्रॉड्स होते हैं। लोग, जैसे अभी हमने पहले बात करा कि लोग शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बनाते थे, शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट के चक्कर में हमारे यहाँ डायरी के प्लॉट्स बिकते हैं प्री लॉन्चिंग में, काफ़ी भाई सरकार मना करती है, अलाउ भी नहीं करती रह रहा। तो आपको क्या लगता है उसमें कैसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए? लोगों के अलावा कोई ऑप्शन हो कि भाई शॉर्ट टर्म में, भाई मतलब आप प्रॉफिट बनाना चाहते हैं छोटा पैसा लगाने के, तो डायरी के अलावा कोई ऑप्शन इंसान को लगता है मेरे पास है नहीं, तो अनसिक्योर्ड है बेसिकली डायरी। जी, तो उसी के लिए हम लोग ने जो ये फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट हमने स्टार्ट किया है, वो ऐसे ही इन्वेस्टर्स के लिए जिनको कम पैसा लगाना है या डाइवर्सिफाई पैसा लगाना है। आज आपके पास फॉर एग्जांपल 15 लाख रुपए है, लेकिन वही है कि या तो 15 लाख आप एक जगह लगा के फंस जाओ। वैसे ही हमने जो फ्रिक्शनल इन्वेस्टमेंट में जो हम प्रोडक्ट्स रेंज दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि हमने आपको 5 लाख फ्रिक्शन में कॉलोनी में डाल दिया, 5 लाख हमने आपका फ्रिक्शन लेके आईटी पार्क में डाल दिया, 5 लाख फ्रिक्शन इन्वेस्टमेंट लेके हमने एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग में डाल दिया। तो हमने आपका भी जो म्यूचुअल फंड करता है बेसिकली, कि आपको डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट करा के आपको जो बोल सकते हैं कि आप एक जगह नहीं फंस रहे हो। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपने कंस्ट्रक्शन में कर लिया कि यार कॉलोनी में अच्छा रिटर्न आ गया, हो सकता है आपको थोड़ा कम रिटर्न रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आएगा, आईटी वाला थोड़ा लंबा इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन उसके भी रिटर्न्स अच्छे रहेंगे। तो आपका कहीं भी एक जगह से आपको कोई रिस्क नहीं है कि यार मेरा अगर ये कॉलोनी में किसी कारण से नहीं बिका तो पूरा का पूरा पैसा आपका जाम हो गया। अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन की हम बात करें तो आप 3 बिजनेस में बेसिकली, लॉजिस्टिक, स्कूल और रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में देखा जाए तो वन शॉट पैसा आता है, वन शॉट चले भी जाता है। मतलब बेसिकली अगर आपने और कहीं डील कर रखी तो कहीं एक जगह से पैसा आया और एक जगह चले गया। वहीं स्कूल और शायद लॉजिस्टिक की बात करें तो कैश फ्लो का बिजनेस है, मतलब बेसिकली रेगुलर कैश फ्लो एक बना देता है। तो आपको लगता है कि इंसान को रियल एस्टेट में जब आना चाहिए, अगर वो कुछ कर रहा है तो उसको पहले एक बैकअप बनाना चाहिए जिससे उसको बेसिक इश्यूज़ ना आए उसकी लाइफ में? मेरे को ऐसा लगता है कि बिल्कुल उसके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। ये मतलब हम जो बोलते हैं ना, शेयर्स और ज़मीन और ये सब चीज़ें लोन में लेके नहीं खरीदी जा सकती जब तक कि आपका खुद का वो आप यूज़ नहीं कर रहे हो। जैसे हम वेयर हाउस बनाते हैं तो भाई हम फंडिंग लेते हैं, और क्योंकि वो हमारे खुद के बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। हमको पता है कि यार मेरे को यहाँ पे काम करना है, तो मेरे को इसलिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन आप बोलोगे यार ये ज़मीन खरीद लो एग्रीकल्चर, और इतने करोड़ की इतना का लोन ले लिया, और कल को किसी कारण से कोई स्कीम आ गई तो आप तो उलझ गए। ना वो बिकेगा माल, और ना आप यहाँ पे वो सोचो कि यार मैं आगे जाके 5 साल बाद बेच के पैसा बैंक को दे दूंगा, वो भी नहीं होना है। तो आप एक्स्ट्रा लाइबिलिटी क्यों ले रहे हो? तो बैकअप प्लान खुद का पैसा हो तो ही आप इन्वेस्ट करें। और विशाल जी, हम लास्ट राउंड पर जाते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस में। मैं आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछता हूँ और उसके आप आंसर। विशाल जी, इंदौर का नेक्स्ट हॉट इन्वेस्टमेंट एरिया कौन सा है? सुपर कॉरिडोर।
एजुकेशन या रियल एस्टेट में अगर सिर्फ एक में इन्वेस्ट कर सकते हो तो आज कौन सा चूज़ करेंगे? रियल एस्टेट। बिजनेस डिसीजन में आपके बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? एक्सपीरियंस। पेंडेमिक के बाद आपको बिजनेस मॉडल में सबसे इम्पोर्टेंट चेंज क्या रहा? डिजिटलाइजेशन बोल सकते हैं आप। इंदौर में प्रॉपर्टीज के जो प्राइस का फ्यूचर प्रिडिक्शन नेक्स्ट ईयर में आपको क्या लगता है कितना परसेंट दिखेगा? मेरे हिसाब से तो अगर एरिया अच्छा है और प्रोजेक्ट अच्छा है तो डेफिनेटली कहीं भी आप 30% प्लस ही लेके चलिए। आपके लिए सक्सेस का रियल मीनिंग क्या है? वेल्थ, इम्पैक्ट या लीगेसी? वेल्थ, इम्पैक्ट एंड लिगेसी। मेरे को तो तीनों नहीं लगता। तो आपके अकॉर्डिंग सक्सेस का क्या परिभाषा है? सक्सेस का मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि जो आप कर रहे हो सबसे पहले तो आप उसकी इन डेप्थ डिटेल पे जाके उसके बारे में आप उस पर आप कमांड लो और उसको आपको इम्प्लीमेंट जब तक करना है आपको जब तक आपको बिल्कुल 100% अपना देना पड़ेगा। ये नहीं कर सकते कि यार ये आइडिया अच्छा है तो ये चल जाएगा। उस आइडिया को अच्छा है तो उसके पीछे उतनी मेहनत भी लगेगी और उतनी ईमानदारी से आपकी मेहनत लगेगी। तो हार्ड वर्क आप बोल सकते हो और इन डेप्थ नॉलेज बोल सकते हो आपकी उतना उस चीज़ के लिए होना बहुत ज़रूरी है। जो भी इंदौर में या जो भी यंगस्टर्स काम करना चाह रहे हैं अपने अच्छी कोई आपने बहुत अच्छी ग्रोथ करी लाइफ में, तो इसी कोई आप राय देना चाहेंगे आप उनको कि यार इन बातों का आप लोग ध्यान रखिए, तेज़ी से दौड़ रहे हैं जो लोग जिनको जल्दी सक्सेस पानी है उनको? मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो समय लगेगा वेल्थ बनने में, जो समय लगेगा ग्रोथ होने में, वो टाइम ही है। टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा, देना पड़ेगा चीज़ों को अपना, जिसको बोलते हैं ना हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि यार आज किसी भी चीज़ को तपना पड़ेगा तब जाके वो सोना बनेगी। तो ऐसे ही चाहे वो प्रॉपर्टी हो चाहे कुछ हो, आपको उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा जब तक कि वो गोल्ड नहीं बन जाए। ठीक।